जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ठीक है ना। पहले तो कि गुड गवर्नेंस डे कब है ना, 25 दिसंबर। और इसमें क्या क्या बातें होती है देखो ना, एक एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर, इन्वायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, है ना, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जुडिशियल, पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो अगर हम एक ना, बेसिकली गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या है एक्चुअली, क्या होता ना, पहले जैसे फंडिंग हो रही थी, दुनिया डिवाइडेड थी, है ना। और उस टाइम पर क्या था, एक तरफ थी आपकी यूएसएसआर, एक तरफ थी यूएसए। ये फिर फंडिंग करते थे, है ना, कंट्रीज को। और जैसे फोर फंड था उस टाइम पर, तो क्या हो रहा था कि ये कंट्रीज को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते थे। फिर इमीडिएटली क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया। जब यूएसएसआर टूट गया तो उस टाइम पर जो पैसा दे रही थी कंट्रीज, पहले तो ऐसा था कि बस पटाने के लिए दे दो। फिर इमीडिएटली क्या हुआ, फिर इन्होंने ये कि जो पैसा दे रहे हैं उसके साथ एड कंडीशनैलिटीज लगाने लगे, ठीक है ना। तो कंडीशनैलिटीज जब वो लगने लगी, फिर फर्दर, है ना, अब कंट्री को क्या होगा, पैसा दिया, क्योंकि पहले तो ऐसा छोड़ के जा सकता था, बाद में टूट गया यूएसएसआर, अब वो फिर हो ना राइवलरी खत्म हुई, तो उस टाइम पर इन्होंने कि अब किसी कंट्री को, क्योंकि क्या हो रहा है ना, किसी कंट्री को अगर पैसा दो, तो फिर वो जो पैसा दे रहे थे वो, अब मान लो आपको पैसा दिया आपके घर वालों ने, आपने खाने पे लगा दिया, खत्म, उसमें कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। उसके बजाय आपने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, तो वो पैसे इसका एक रिटर्न आ गया। वैसे अगर कंट्री को बाहर से पैसा मिल रहा है, वो जो पैसा है अगर वो इन्वेस्ट कर रही है, तब तो बेनिफिट होगा। सड़क बना दी तो सड़क से डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट से पैसा वापस आ जाएगा ना। तो इशू क्या हो रहा था, आप पैसा लगा रहे तो पैसा वापस नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे फोर फंड था, उन्होंने एड कंडीशनैलिटीज लगाई, फिर वो सारी चीजें घुमा फिरा के इन्होंने गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में डाल दी थी, ठीक है। गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। फिर इसको जैसे चेक करते हैं तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं गवर्नमेंट कैसे चल रही है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है, इसको देखते हैं। तो गुड गवर्नेंस डे था, यहाँ पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का निकला था। तो पहला ये कि करता कौन है, डारपीजी बोलते हैं हम, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर होता है, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। एक क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है ना, डीए डारपीजी किसके अंडर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर होता है। फिर इसमें आपका यहाँ रैंक हमारा, ये उससे पहले 49th, ये शैंडलर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रिपोर्ट, मतलब इंडिया के बारे में कहा गया था। तो क्या कह रहे हैं हम कि गुड गवर्नेंस इंप्रूव कर रहा है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स किन किन चीजों पे ध्यान देता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क है ये जो स्टेट है, स्टेट की गवर्नेंस कैसा काम कर रही है, मतलब स्टेट, इसमें जैसे हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द यूटीज, है ना, हमारी ओवरऑल रैंकिंग कैसी चल रही है गवर्नेंस की, इस चीज को गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक टूल ऐसा क्रिएट करा जाए जिससे हम ये समझ पाए कि गुड गवर्नेंस कैसे लाई जानी है, और फिर उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक जैसा विद इन द स्टेट्स ना, एक यूनिफॉर्मिटी आती है। और इसकी इंटरवेंशन जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना, यूटीज में इसको फिर फर्दर इंप्लीमेंट करेगी और उसके फिर बेनिफिट्स देखे जाएंगे। तो अलग अलग, जैसे हम कह रहे हैं जितने भी थीम्स हैं, ठीक है, उनको देखा जाता है। एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, फिर सोशल वेलफेयर, जुडिशरी, इन्वायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के जितने भी डायमेंशंस हैं उन सबको देखा जाता है, और उसके बेसिस पर की जो स्टेट है, मतलब बेसिकली जो कंट्री है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स में, वो इसके अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पर इंडेक्स ये क्या कर रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है, कंपैरेटिव हमारा ना पिक्चर सी आ जाती है कि स्टेट्स है, स्टेट्स के बीच में जैसे जो डेवलपिंग है, और बेसिकली ना हम ये बात करते हैं कुछ स्टेट्स है वो ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ स्टेट्स है वो कम डेवलप्ड है। तो उससे उनके बीच में जैसे हम एक शब्द यूज करते हैं कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, तो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन की फीलिंग लाई जा सकती है, इसके लिए हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है ये कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या पाया है, ये 20 स्टेट्स इन्होंने इंप्रूव किया है जो आपका कॉम्पिटेटिव गुड गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर है, ठीक है। और ये बायएनुअल एक्सरसाइज है, 2-2 साल में एक बार इसको निकाला जाता है। तो किस बेसिस पर रैंकिंग देते हैं, इन्होंने 10 सेक्टर्स किए हुए हैं, इसके अंदर 58 इंडिकेटर्स है, उन इंडिकेटर्स पे कैसे काम करते हैं, वही सेक्टर्स क्या है ना, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियरी एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये बेसिस है जिन बेसिस पर हम ये देखते हैं कि हमारा गुड गवर्नेंस अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो क्या इनकी फाइंडिंग आई थी कि कौन सी स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडेक्स में? गुजरात है, गुजरात ने टॉप किया था। ठीक है, कॉम्पोजिट जो रैंकिंग है गुड गवर्नेंस इंडेक्स की 10 सेक्टर्स में, इसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है। यहाँ पर जो बाकी ग्रुप बी स्टेट्स है इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, ये थे। जैसे जो छोटी स्टेट्स रहती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश ने भी टॉप किया था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने, ये मिजोरम, उत्तराखंड जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स है, ठीक है, इनके अंदर हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। और जो यूटीज है, यूटीज में दिल्ली ने टॉप किया है। इसका कॉम्पोजिट जो आपका रैंक था, ये 14% इंक्रीज हुआ है 2019 से। ठीक है, अभी नेक्स्ट कब आएगा? 23 में आएगा ये। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स एक हम ला रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट वो गुड गवर्नेंस का क्या है? ठीक है, इसको देख, बार बार देखो, प्रीलिम्स में भी आया था गुड गवर्नेंस का ना, मेंस में आया था एक बार कि गुड गवर्नेंस के 8 इंडिकेटर लिखो। ठीक है, या इसको ये एक्सप्लेन करो, या गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन मेजर थीम है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गुड गवर्नेंस क्या है कि कॉन्सेंसस ओरिएंटेड है। जो गवर्नेंस है, सरकार कैसे काम करे, कंसेंसस, पार्टिसिपेटरी, रूल ऑफ लॉ, न इफेक्टिव, एफिशिएंट है। फिर यहाँ पर इक्विटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। ठीक है, ये एस्पेक्ट्स है जो स्पेसिफिकली गुड गवर्नेंस के अंदर देखे जाते हैं। गवर्नेंस देखो, दो शब्द है, एक होता है गुड गवर्नेंस, एक है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? गवर्नमेंट इन एक्शन, जो काम हो रहा है। तो गवर्नेंस क्या है? जो प्रोसेस है ना, सरकारी जो काम हो रहा है ना, कि डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और डिसीजन कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो हमारा गवर्नेंस का पार्ट होता है। ठीक है, गवर्नेंस को जैसे हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे शब्द आपने सुने होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पर कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है और उन डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल गवर्नेंस, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है और कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, नेशनल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, इन एस्पेक्ट के बेसिस पर हम इनको कवर करते हैं। गवर्नेंस का जो थीम है, एस्पेक्ट्स है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि 1992 में एक रिपोर्ट आई थी, है ना, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक ने निकाली थी। ठीक है, और इन्होंने क्या बात करी है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में ये क्या कह रही है, बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन दी थी गुड गवर्नेंस की। ठीक है, जो 8 कंडीशनैलिटीज थी, बाद में फिर उसको जिसने विद द डेफिनेशन जब यूज करने लगे थे, क्योंकि उससे बेनिफिट देखे ना, या आपने किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जब रिटर्न्स आने लगे, और फिर ना वो कंट्री एक तरह से ना, पैसा बार बार यूज हो सकता है ना, नहीं तो एक बार दे के खत्म हो गया था। तो वैसे ही कंट्रीज के अंदर तो गुड गवर्नेंस में क्या बात करते हैं, मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री। पावर को आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो मैनेजमेंट करने के लिए, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज किए जा रहे हैं, पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जा रहा है, इन एस्पेक्ट्स को देखना गुड गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस, इसके वही 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि ये कंसेंसस ओरिएंटेड है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, वो सारे आते हैं, और रूल ऑफ लॉ इसमें आते हैं। तो ये श्योर करती है कि करप्शन मिनिमाइज होगा, जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज की जो से है, इसको देखा जाएगा। ठीक है, उसको काउंट में लिया जाएगा, उनकी वॉइसेस है, और जो वल्नरेबल सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जो गुड गवर्नेंस होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्सिव में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको इमीडिएटली रिड्रेस किया जाएगा, और जो सिटीजन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए क्विक सोल्यूशन वो किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल, 8 प्रिंसिपल गवर्नेंस के, ठीक है, और इसमें भी ये रहता है ना, जैसे हम देख रहे हैं कंसेंसस ओरिएंटेड, सबसे पूछ के, फिर ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल, ये ऐसे जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एक साथ ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। इक्विटी, इंक्लूसिवनेस है, रिस्पॉन्सिवनेस है। अगर हम इफेक्टिव और एफिशिएंसी, रूल ऑफ लॉ की बात देखें, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन और IMF, है ना, इन दोनों का एक साथ रहता है ऐसे। और पार्टिसिपेशन है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, और ये एक कॉन्सेंसस ओरिएंटेड आइडिया है। तो पार्टिसिपेशन का क्या कॉन्सेप्ट है?
कि सबकी वॉइस सुनी जानी चाहिए। सब बड़ी वही होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग की जा रही है, गुड गवर्नेंस में क्या चीज है कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, उनकी बात सुनी जाए, उनकी जो वॉइस है, जो उनके ओपिनियंस हैं, उनको यूज किया जाए डिसीजन मेकिंग के लिए। ये चीज होती है, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन सबकी हेल्प से भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मेन, वुमेन, वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी के, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, जितने भी लोग हैं, जो भी, क्योंकि देखो जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है गवर्नमेंट की स्कीम्स की, वो किन के लिए होनी है? इन्हीं लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड है। ठीक है, तो इनके लिए अगर हम वेलफेयर के लिए काम करना चाह रहे हैं, इनकी पार्टिसिपेशन वाले एस्पेक्ट्स को देखना है कि इनकी सुनी जाए। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन, इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्रेशन, ये भी आ जाता है। तो लोग आएंगे सारे एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो डिसीजंस हो रहे हैं गवर्नमेंट के, एक तो उसको प्रेशराइज करके ठीक किया, जैसे प्रेशर ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, वो सब लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो दूसरा क्या एस्पेक्ट रहता है यहाँ पर कि जब इम्प्लीमेंट हो रहा है उस टाइम पर भी, है ना, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि सोशल ऑडिट्स होती है ना, सोशल ऑडिट्स की जाती है, तो वो भी इसके अंदर हो सकती है। फर्दर, है ना, रूल ऑफ लॉ की बात होती है इसमें। रूल ऑफ लॉ क्या है? ऐसे कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, नॉट अ रूल बाय मैन। रूल ऑफ लॉ क्या है? लॉ के हिसाब से चीज होगी। इससे क्या फायदे होते हैं? अगर लॉ के हिसाब से चीजें होंगी तो इससे स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में एक एक काम किया जाएगा। अगर रूल बेस्ड है तो वैसा ही होगा, नहीं तो फिर डिस्क्रिशन है ना। मान लो एक आदमी आया है ना, उसको वो बोल रहा है कि सर मेरे घर में ये दिक्कत है, और फिर गवर्नमेंट की एक स्कीम है, तो हम उसके एक बंदे को एक बेनिफिट दे दे, दूसरे को दूसरा बेनिफिट दे दे, तो पंगा हो जाएगा ना। हम क्या चाहते हैं कि, क्योंकि ऐसा ना इम्पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए गवर्नेंस में, कि मान लो अगर एक बंदा बैठा है, जब वो है तो, या कोई और भी उसकी जगह पर हो, है ना, डिसीजन एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, लोगों का वेलफेयर एक जैसा होना चाहिए। तो अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है तो स्टेबिलिटी होती है। अगर रूल बाय मैन है तो ये जानने वाला है, आजा आजा, ऐसे नहीं है कि अगर आप कोई काम करो, अरे जानने वाला है, नेपोटिज्म, उसको ले आओ, है ना, आगे लाइन में वो सबसे आगे, जो जानता नहीं वो सबसे पीछे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इन्फोर्सेबिलिटी, ठीक है, कि अगर कुछ बात हुई है वो इन्फोर्स होनी चाहिए, उसका एक जैसे कि एप्लीकेबिलिटी आनी चाहिए, है ना, अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ, जैसे ना कि किसके पास जाए अगर वो काम ना हो, एक उसके लिए रूल, एक ड्यू प्रोसेस, एक सिस्टम बना हुआ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, प्रिडिक्टेबिलिटी हो। बेसिकली रूल ऑफ लॉ क्या है कि हम एक लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे। स्पेशली हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री में, है ना, इन जनरल अगर बड़े लेवल पे देखिए ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक लॉ है। लॉजिक क्या है इस सब के पीछे? अगर आप ऐसे देखोगे ना कि इंसान क्या करता है, हम एक फ्री बीइंग थे, हमने क्या किया, हमने अपनी कुछ फ्रीडम्स हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में दे दी, ठीक है ना। उसके एवज में हमको क्या मिल रहा है? सेफ्टी, सिक्योरिटी। हम क्यों मानते हैं चीजें? अब जैसे फंडामेंटल राइट, हमारा हमको फंडामेंटल राइट दे दिया ना, और फंडामेंटल राइट के बेसिस पर हम कुछ चीजें कर सकते हैं। अब इस चीज को समझो ना, हमको कुछ प्रोटेक्शंस दी, वो प्रोटेक्शन कौन दे रही है? गवर्नमेंट। और हमने इस एवज में जो प्रोटेक्शन है, जो कंटिन्यूटी, जो सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए हमने अपनी कुछ फ्रीडम्स गवर्नमेंट को दे दी। जो डिसीजन अदरवाइज हम खुद कर सकते थे, हमने वो गवर्नमेंट के हाथ में रख दिए ना। ठीक है ना, तो यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिस है, लॉ का बेसिस है। फिर उस बेसिस पर, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, कुछ ऐसी चीजें जो है ना, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो फिर कुछ ह्यूमन राइट्स। फिर अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो पॉलिटिक्स क्या करेगी? जैसे कि कहा जाता है मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ द फिश। इसमें क्या होता है? मत्स्य न्याय, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर वो चलेगा, तो इससे डिस्क्रिशन होने लग जाती है। कंसेंसस ओरिएंटेड, है ना, गुड गवर्नेंस में हम क्या बात करते हैं, सबसे पूछ के कंसेंसस। डिसीजन मेकिंग क्या है? हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव। जैसे हमारे शुरू में क्या होता था, अगर आप ऐसे देखोगे, पंचायत, पंचायत में ना ऐसा नहीं है कि जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सब लोगों का एक कंसेंसस होना चाहिए, सब लोगों से पूछो। और ऐसा होता है कि जो अपोजिशन भी कर रहा है, उस इंडिविजुअल को भी फाइनली यस करना पड़ेगा। अगर वो यस करता है तो यस, फिर फाइनली चीजें फॉरवर्ड होती है। तो उस तरीके से गुड गवर्नेंस में हम क्या बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर वो आगे उसको लेके आए, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और फाइनली रिड्रेस किया जा सकता है इश्यूज को। तो इसलिए हम कंसेंसस ओरिएंटेड होने की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या डिसीजन मेकिंग में क्या होगा
कि है ना एवरीवन डज नॉट अचीव व्हाट दे वांट, ये चीज तो है। कंसेंसस में क्या होता है, अब जैसे मैंने बोला मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगला कुछ बोल रहा है, तो मैंने जो बोला 100% मेरी भी नहीं सुनी जाएगी, 100% उसकी भी नहीं सुनी जाएगी, बट क्या होता है वेलफेयर सबका होगा इसमें, है ना, क्योंकि जो मेरी बात में गलत था वो हट गया, जो उसकी बात में गलत था वो हट गया, बस ये बात हो जाती है। ठीक है ना, तो वही है कि इसमें ना कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं वो फुलेस्ट तक हम अचीव नहीं करेंगे, बट कॉमन मिनिमम इससे अचीव हो सकता है। ठीक है, और जो कॉमन मिनिमम होता है ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए डिट्रीमेंटल नहीं होता है, सबके लिए एक वेलफेयर रहेगा। तो एक मीडिएशन हो रही है कि ओवरऑल सबके बीच में ब्रॉड कंसेंसस लाने की जरूरत है। फर्दर अगर हम बात करेंगे इक्विटी, इंक्लूसिवनेस ना, इसकी बात होती है। गुड गवर्नेंस बात करता है इक्विटेबल सोसाइटी की, है ना, कि सब लोगों को एक साथ लेके आना, सब इससे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में क्या देखो सब अलग है। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं। इक्विटी में हम क्या बात करते हैं कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, आगे लोग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उनको जो ट्रीटमेंट मिले वो फेयर मिले। ठीक है, इसके लिए कई बार आप कुछ लोगों को वेलफेयर भी देते हो। ठीक है ना, मतलब ऐसा जैसे हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन क्या है, हम इक्वालिटी अमंग इक्वल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इक्विटी में कभी कभी देखो ऐसा नहीं है कि सब बराबर है, इसमें सिंपली ये सबको बराबर लाना है। कोई अगर पिछड़ा हुआ है, जो पिछड़ा हुआ है उस इंडिविजुअल को कुछ वेलफेयर स्कीम से हम ऊपर ला रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं, रिजर्वेशन इसीलिए है ना कि भाई उनको हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, उनको थोड़ा वेलफेयर दे दो। एक बंदा ट्राइबल है, अब ट्राइब में गांव में रहने की वजह से उसको कुछ चीजें नहीं मिली गांव में। ठीक है, तो क्या कर दिया, थोड़े से मार्क्स उसको कम, उसकी अलग से बनाई लिस्ट जिसमें उसको थोड़े कम नंबर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। उससे क्या होगा, इक्विटी आएगी, एक फेयर ट्रीटमेंट आ रहा है, सबको एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एडवांसमेंट्स। ठीक है ना, और यस इसमें हाँ ये चीज रहेगी, आप ना आउटले आउटकम्स उस पर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बट स्टिल एक इक्विटी है, एक इक्वल चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर इंडिविजुअल के पास होता है। और इस इक्वल चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब वही समझ देखो, इक्वालिटी नहीं है एग्जैक्ट, इक्वालिटी में तो होता है लॉ के सामने सब बराबर है ना, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो एक अलग चीज है। इक्विटी में हम क्या देख रहे हैं, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, है ना, जो आगे है उनको आपस में कम्पीट कराओ, जो थोड़ा पीछे है उसको उसके हिसाब से चेंज करो। ठीक है, और इंक्लूजन की बात होती है, जैसे इंक्लूसिवनेस की, सबको एक साथ लेके आना है। ठीक है, तो अलग अलग वेराइटी ऑफ पीपल है, उनकी वॉइस, डिसीजन मेकिंग, सबको इंक्लूड करना, सबकी जो एक तरह से एप्रीहेंशन है उसको पूरा करना, सबके जो इश्यूज है उनके लिए एक सोल्यूशन देना। तो यहाँ अगर इक्विटी और इंक्लूसिवनेस लाते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि इंडिविजुअल अपनी वेलबींग है ना उसके लिए काम कर सके। फिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात होती है। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि उसका सोल्यूशन निकले। अगर आपने कुछ, जैसे हम कह रहे हैं ना कि कोई इनपुट है तो उसका आउटपुट आना चाहिए। इफेक्टिव मतलब इट शुड ब्रिंग इन आउटपुट। तो कोई भी ना प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन ये रिजल्ट्स ला पाए, जो कम्युनिटी की नीड्स है उन नीड्स को पूरा कर पाए। और दूसरी हम क्या बात करें, एफिशिएंसी, कि ज्यादा बेटर तरीके से, मतलब कम रिसोर्स यूज करके अगर बेटर आउटपुट लाया जाए तो वो एफिशिएंसी की बात होती है। तो पहली चीज तो इफेक्टिवनेस, तो वो रिजल्ट तो आना ही चाहिए ना, फिर बाद में वो ज्यादा एफिशिएंटली आए। जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना पढ़ाई, तो पढ़ाई में चाहे पहले ज्यादा घंटे बैठना पड़े, एटलीस्ट यार आंसर तो लिख पाओ। एक टाइम के बाद जब आप वो इफेक्टिवली कर पा रहे हो, फिर हम बात बोलते हो कि भाई कम टाइम में लिखो, है ना, स्पेसिंग थोड़ी ठीक रखो, राइटिंग थोड़ी ठीक करो, है ना, वो एफिशिएंसी की तरफ जाता है। वैसे गुड गवर्नेंस में भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात होती है। फिर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि जिसमें कोई काम है, कोई भी एस्पेक्ट है उसमें अगर वो नहीं होता है तो क्या। ठीक है ना, किसी को अकाउंटेबल ठहराना, है ना, कि कोई इंडिविजुअल है काम कर रहा है, जैसे ना कि काम होना था, अगर वो नहीं होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसको हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, ये चीज भी क्लैरिटी से होनी चाहिए। अगर वो गुड गवर्नेंस में है तो फिर वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। तो गुड गवर्नेंस क्या एम करता है कि जो लोग है ना, तो उसमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सके। आरटीआई क्या है, हम है ना गवर्नमेंट को ठहरा सकते हैं अकाउंटेबल, अगर वो काम नहीं कर रही है उस टाइम पर ही हम आरटीआई कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, है ना, हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा एग्जांपल है। सिटीजन चार्टर,
है ना, अकाउंटेबल बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको अकाउंटेबल बनाना है ना, स्टेक होल्डर्स है, वो इनको अकाउंटेबल बना सकते हैं। और जैसे अगर हम देखें अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकती है, वे सेल्फ ऑनेस्टी, अच्छे से काम करे, वैल्यूज फॉलो करे, रिकॉर्ड्स रखे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो फिर तो है ना रूल बाय मैन होने लग जाता है। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सही चीज करे, अगर कुछ गलत होता है तो जल्दी से प्रॉम्प्टली एक्शन ले। तो अकाउंटेबल होना ये भी जरूरी है। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस में जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है गवर्नमेंट शुड वर्क इन अ ट्रांसपेरेंट मोड। गवर्नमेंट जब भी काम करे ऐसा होना चाहिए कि सबको दिखना चाहिए। कुछ जगह की जैसे होता है ना पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट में जाके बैठ सकते हो, हमारे बैठना है, स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, आप जाओ बैठो। कुछ जगहों पर तो ऐसा ना कि पार्लियामेंट की छत को ही ग्लास का बनाया हुआ है, ताकि ये रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी। उसी तरीके से जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, वो सब पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन है। तो वही ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है ये लोगों को रेडिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। जब आरटीआई हुई थी, है ना, आरटीआई में बहुत से इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने क्या कहा था कोर्ट को उस टाइम पर कि सर ये दिक्कत हो रही है इससे, आरटीआई से, क्यों, हमारा काम नॉर्मल रुक रहा है, हमको आरटीआई का आंसर देने पड़ते हैं। तो उस टाइम कोर्ट ने क्या किया था कि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी, आप लोगों ने इसको प्रेजेंट नहीं किया है पब्लिक डोमेन, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो कि ऑलरेडी ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए था। तो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर ये तो ऐसा है कि, है ना, एंड दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आपको ऑलरेडी ये किया हुआ होना चाहिए था, नहीं किया है, लोग मांग रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन दो। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करते हैं कि असेसिबल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तभी तो आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आरटीआई की बात देखना, आप कई लोग जैसे नहीं होता कि ये निकालते हैं अकाउंट्स वगैरह ना कि किन लोगों को कौन कौन सी स्कीम्स के वेलफेयर बेनिफिट्स मिले हैं, और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन कर, जैसे गांव में होता है कई जगह कि वो लिस्ट पढ़ते हैं कि जो मनरेगा है, मनरेगा के बेनिफिशियरीज कौन कौन है, प्रॉपर लिस्ट को पढ़ देंगे, ठीक है, लोगों को बता देंगे। और फिर उससे क्या होता है, जो बेनिफिशियरीज नहीं थे, वो तो घोस्ट बेनिफिशियरीज का पता नहीं लग जाएगा। तो ये उससे ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सिंपल तरीके, और अब फॉलो हो रहे हैं, है ना। इसमें फ्री मीडिया, है ना, एसेस है इंफॉर्मेशन लोगों की, वो होनी चाहिए। मीडिया एक मेजर रोल प्ले करता है लोगों तक बात पहुंचाने का। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्रोसेस है, अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी इंडिविजुअल उसमें उनका से चाहता है, मतलब गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम पीरियड में उनको, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनकी जो इश्यूज है उनको रिड्रेस करना चाहिए। कभी भी दिक्कत आती है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो ये एस्पेक्ट्स हमारे गुड गवर्नेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इनिशिएटिव्स ना, हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं गुड गवर्नेंस को लाने के लिए, इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक मेजर थीम है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये ना पार्टी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके हम पार्ट बने, इस वजह से फिर हमने भी एक ऑब्लिगेशन आ गई थी इंटरनेशनल, इसको गारंटी करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन हमने आर्टिकल 90 में इसको इंक्लूड कर दिया था। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड प्रोटेक्शन पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके अंडर है। तो हमने भी फिर एक आरटीआई एक्ट बनाई थी 2005 में, और इसके बाद कहीं ना कहीं इससे एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है। इसकी वजह से लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, क्या इससे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हो रही है, रिस्पॉन्सिव है। अगर वो काम नहीं करती, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लो, तो बहुत जगहों पर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी है ना। इसकी वजह से हमारी जो हम गुड गवर्नेंस की, देखो हमने पहले क्या बात करी, गुड गवर्नेंस की कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो क्या वो फुलफिल हो रहे हैं, क्या ओपननेस आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लोगों को इंफॉर्मेशन पता लग रही है, क्या अकाउंटेबिलिटी आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, क्या जो काम हो रहे हो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के लिए इंडिया काम कर रहा है। फर्दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर से ई गवर्नेंस, ठीक है, ये आजकल चल रहा है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है। ये क्या इनविसाज कर रहा है कि लोगों को गवर्नेंस एक्सेसिबल हो, है ना, सरकार जनता के द्वार, जो हम बात कर रहे होते, किसका है ये स्लोगन,
सरकार जनता के द्वार, हिमाचल प्रदेश में स्कीम चल रही है। हिमाचल में जनमंच हो रहा है, ये उसका है ये स्लोगन ना, सरकार जनता के द्वार। और इन जनरल भी जब हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लोगों के घर घर तक जाए, है ना, B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। तो जो ये बातें हो रही है सिटीजन के साथ, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज असेसिबल हो कॉमन मैन को, कहाँ पर, उसकी लोकेलिटी में ना, उसको सर्विस डिलीवरी घर पे मिल रही है। क्या इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है? आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, आप ऑनलाइन फाइल, जैसे माई GOV है, अब जाओ उस पे, है ना, आप बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, आप कई चीजों में जैसे अप्लाई कर सकते हो। E-डिस्ट्रिक्ट है, जो काम करने हैं स्टेट में, आपने E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाओ और वहां से, जैसे मान लो आपको पानी का बिल, पानी का कनेक्शन चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और ई गवर्नेंस है ना, देखिए अगर इसको, तो इफेक्टिव डिलीवरी प्रोग्राम की तरह काम कर रहा होता है, जिसमें हम स्पेसिफिकली IT वाला जो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट है, जब ये जुड़ रहे हैं, इससे बहुत चेंजेस आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इससे सोसाइटी में और इकोनॉमी में बहुत से बदलाव आ रहे हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। और यस, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है सिटीजन के ऊपर, है ना, जिन्होंने बेनिफिट मिले हैं उनको ट्रांजेक्शंस के थ्रू, जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो रही है सर्विसेज के अंडर, जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। क्यों, क्या इससे गवर्नमेंट एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन पा रहा है ई गवर्नेंस की वजह से, है ना। आप देखो गांव गांव में हम क्या शुरू कर रहे हैं, ये है ना, लोक मित्र केंद्र खोल रहे हैं गांव गांव में, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज है, आप डायरेक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, गांव में जमाबंदी की प्रिंट आउट ले लो, ठीक है ना। लोक मित्र केंद्र में बैंकिंग वाला भी कनेक्ट कर दिया है, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। तो जो इंक्लूजन की हम बात करते हैं वो हो रही है, तो क्या गवर्नेंस अच्छी हो रही है, तो क्या गुड गवर्नेंस आ रही है? यस, तो ई गवर्नेंस एक मेजर स्टेप है जिसकी वजह से हम गुड गवर्नेंस ला पा रहे हैं। फिर प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर प्रगति है, तो ना प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये प्रगति गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है, जिससे अगर डिलेज होंगे तो उतने कि जो हायर हेड्स होते हैं उनके डायरेक्टली फाइल्स चली जाती है, ताकि ओवरऑल डिले ना हो, ठीक है। इसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसमें, है ना। फिर ये मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जुड़ के ये डिलीवरी सर्विसेज की, ये MCA 21, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी क्या चीजें हैं, ई गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स। और जो ओवरऑल एक थीम है ना, गुड गवर्नेंस में हम एक बात कर रहे होते हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, है ना। इसमें क्या हम बात करें कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है, मैक्सिमम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, है ना, अपनी पूरी एम्बिट से काम करे, लेकिन ऐसा होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशनल, ऐसा होता है कि हर जगह पर गवर्नमेंट को रोल क्या होना चाहिए, वो चेंज हो रहा है। जैसे गवर्नेंस का मतलब, जैसे खुद वो जो काम कर रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, जैसे पहले क्या कहा जाता था, सरकार सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ खुद बनाती थी, एम्बेसडर कार सरकारी, सुइयां, है ना, ब्रेड भी सरकार, दूध भी सरकार, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल ही खत्म हो गया है, गवर्नमेंट का रोल अब फैसिलिटेटर हो गया है, ठीक है ना। अगर कोई कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, अब ये एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, तो वो जो एक शिफ्ट है, जिसे रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट हम कहते हैं, कि सरकार रोल बैक कर रहा है, और जो अब गवर्नमेंट हर काम खुद नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ उसमें इन्वॉल्व है। अब जैसे दो लोग कंपीट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस उनका क्या काम है कि ये देखना कंपटीशन फेयर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो फेयर होना, वो चीज गवर्नमेंट देख रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मूव करे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ। फिर रिफॉर्म्स, जैसे हम कह रहे हैं गुड गवर्नेंस कैसे आ रहा है, क्या फैक्टर्स लिए जा रहे हैं, लीगल रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अगर आप देखोगे, एक इशू क्या आया था ना, एक जंगल ऑफ लॉज ऐसा कहा जाता है। लोग काम क्यों नहीं करते, लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है अगर मैं काम करूंगा मैं कोई ना कोई लॉ ब्रेक कर दूंगा। ऐसा नहीं होता सरकारी में, भाई कुछ मत कर, कुछ भी करेगा फंसेगा, ये है लॉजिक। क्योंकि कई लॉज है ना, आप एक लॉ को फॉलो करके काम करो, और पुरानी कोई पुरानी लॉ होगी जो आपको पता ही नहीं है, आप वो ब्रेक कर दोगे, तो ऐसा हो रहा है।
तो तभी ना गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, 1500 के अराउंड ऑब्सोलीट रूल्स एंड लॉज जो है उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके इसमें। अब जैसे आप इसको सनसेट क्लॉज अब यूज किया जाता है। सनसेट क्लॉज क्या होता है, पुराने टाइम में पहले क्या होता था कि जैसे पैसे इकट्ठे करने हैं तो शाम को आएंगे, क्योंकि बंदा घर पे कब होगा, एग्रीकल्चर शाम को घर पे आएगा, दिन को पता नहीं अपने खेत में कहाँ है, अब उसको ढूंढने कौन जाएगा, तो उस शाम को तुम्हारे घर आएंगे पैसे लेने। वैसे सनसेट उस दिन नहीं है तो फिर कोड़े पड़ेंगे। अब क्या कर रहे हैं सनसेट क्लॉज की तरह, जैसे कोई आप एक गवर्नमेंट ना ऐसे कोई रूल बना रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसको एक टाइम लाइन भी दे देंगे कि ये कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है। अगर तब तक वो चलता रहा ना, उसकी जरूरत थी तो चलता रहेगा, फिर एक डेट आएगी जिस दिन वो कोलैप्स कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। अगर उसके बाद भी जरूरत है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से उसको रिवाइव कर देंगे, नहीं है जरूरत तो खत्म होने दो। नहीं तो ऐसा होता है ना, बहुत लॉज इकट्ठी हो रही है, तो इसलिए जब जरूरत होगी है ना, वो इंपॉर्टेंट होगी तो दोबारा से रिवाइव कर देंगे, तो फिर वो बाकी मेजोरिटी जो ना वो ऑब्सोलीट सी होती है, वो खुद ही खत्म हो जाती है। बाकी हम बात कर रहे थे रिफॉर्म, ये क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजरल लॉज है, तो यहाँ पर प्री इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या प्री इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन में क्या होता है, देखो बहुत से केसेस ऐसे हैं, डिले बहुत हो रहे हैं, बट वो ऐसे केसेस है, अगर जैसे लोक अदालत की हम बात कर रहे हैं, लोक अदालत क्या है, कहते नहीं कि अगर आप चाहो लोक अदालत में ले जा सकते हो केस, उसमें क्या, क्योंकि वहां पर एक फॉर्मल जो तरीका है कोर्ट का वो चीज नहीं होती है, ठीक है ना। तो वहां आप इनफॉर्मली, ऐसा होता है कि इतना पैसा लगेगा कोर्ट में, इतना टाइम होना, कई बार ऐसा होता है लड़ाई इतने की होती है जितना दोनों का पैसा लग जाता है लॉयर को देने में ठीक है ना। तो क्या है, उस चीज को पहले ही रिड्रेस कर लिया जाए तो उसके सोल्यूशन किए जा सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट इसके लिए काम करे, बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की कंडीशन है, जैसे स्पेसिफिकली लेजिस्लेशंस हैं। अब जैसे बाहर से किसी बंदे ने आके इंडिया में काम करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम बात कर रहे होते हैं, है ना, तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट हम अच्छा कर रहे हैं, पॉलिसी को सिस्टम अच्छा कर रहे हैं। जैसे बैंकरप्सी कोड है ना, बैंकरप्सी कोड में क्या है कि अगर कोई बैंकरप्ट हो गया तो उसके लिए प्रॉपर लॉज बनाई जा रही है कि कैसे उसका सामान बेच के वो पैसा वापस लाया जा सकता है। आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी वजह से देखो ना कहीं हमारे देश में ट्रेडिंग बढ़ी है ना, ट्रेड बढ़ा है, क्यों बढ़ रहा है, एक जगह पर सामान पैक हो गया, नहीं तो ऐसा ना जगह जगह रुकना पड़ेगा, जगह जगह टैक्स देना पड़ेगा चुंगियों पे। अब क्या है, सिंपल एक बार आप टैक्स पे करो, सामान पैक हो गया, सील हो गया, अब वो सीधा अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा, सारा टैक्स पेड है, हर स्टेट को उसका उसका टैक्स मिल चुका है, ना डीले होगा, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हमारे यहाँ पर चल रही है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट चल रहा है। तो यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और मेक इन इंडिया ना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि कंट्री के अंदर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और ये सब कहीं ना कहीं देखो ना, गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, है ना, कनेक्टिविटी, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। एक सेंट्रलाइज्ड जो पावर हाथ में होती थी गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट क्या करे, गुड गवर्नेंस को लाने के लिए, है ना, तो जो प्लानिंग कमीशन था इसमें एक सेंट्रलाइजेशन वाली बात थी। नीति आयोग क्या है ना, एक डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप अच्छे कर रहा है ना। 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, तो डिवोल्यूशन बढ़ा दिया था, पहले क्या था, सेंटर पैसे देता था, ठीक है ना, टाइड फंड्स की तरह। अब क्या कर दिया है उन्होंने, डिवोल्यूशन, जो डिविजिबल पूल्स का डिवोल्यूशन था उसको 32 से 42% कर दिया था, एक बहुत बड़ा शिफ्ट था ये फंडिंग में। इसमें क्या हो रहा है, अब स्टेट को डायरेक्टली 42% पैसा दे दिया जाएगा। अब उनके हिसाब से उन्होंने किस चीज में इन्वेस्ट करना है, क्यों, वही बात है, जैसे केरला है, केरला के पास भी नहीं उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जरूरत, उनको दूसरे वहां एम्प्लॉयमेंट पे काम करने की जरूरत है, वहां अच्छी है स्किल एजुकेशन, हमको और चीजों पे काम करना पड़ेगा। ठीक, कुछ जगह ऐसे जैपनीज एंसेफेलाइटिस से इतने बीमार है, वो बाकी चीजों पे क्या हम बात करें, ठीक है। तो जहां बीमारी है उस हिसाब से वहां के लिए काम करने की जरूरत है। तो इस वजह से जो डिवोल्यूशन था फंड्स का, डिविजिबल पूल का, ये डायरेक्टली 42% कर दिया था। इससे क्या हो रहा है, स्टेट के पास अपनी फ्रीडम है, वो अपनी स्कीम्स को इनिशिएट कर सकती है जैसे उनकी रिक्वायरमेंट। देखो डिसेंट्रलाइजेशन से फर्क पड़ता है ना, पंचायती राज को देखो, म्यूनिसपैलिटी को देखो, उनकी वजह से भी एक गवर्नेंस में फर्क पड़ा है, ठीक है। फिर जैसे गुड गवर्नेंस के लिए पुलिस रिफॉर्म जरूरी है,
ठीक है। ये मॉडल पुलिस एक्ट आई है 2015 में। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की लॉजिंग के मैकेनिज्म में बहुत से रिफॉर्म्स आए हुए हैं। आप EFIR कर सकते हो घर में बैठे बैठे माइनर ऑफेंसेस के लिए। फिर एक कॉमन नेशनल वाइड इमरजेंसी नंबर आ गया हुआ है कि इमरजेंसी सिक्योरिटी कोई भी इशू आप फोन में लाओ, कॉमन नंबर है, उसमें फिर वो पूछेंगे आपको कौन सा इशू है और फिर उससे डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनानी है, 2 साल का टेन्योर DGP के लिए रखना है, क्योंकि कई बार वो ट्रांसफर वगैरह कर रहे होते हैं इनकी, तो मतलब उससे पुलिस की जो वर्किंग है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एक इन्वेस्टिगेशन वाला है ना, और ये SP और SHO इनको भी 2 साल का टर्म बोला था। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, इनको सेपरेट किया जाए। एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड अलग से बनाना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करनी है, और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेंट्रल लेवल पे बनानी है। ठीक है। तो इस तरीके से रिफॉर्म्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यस, पुलिस रिफॉर्म्स भी गुड गवर्नेंस के लिए एक है ना मेजर स्टेप हो सकता है। फिर गुड गवर्नेंस के लिए नीति आयोग क्या, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जनवरी 2018 में शुरू किया था। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जो थोड़ी पिछड़ी है, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। तो नीति आयोग है, उन्होंने है ना 115 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो भी होगी है ना, उसमें इंटरवेंशन करनी है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहां किन किन एस्पेक्ट्स में, हेल्थ में काम करेंगे, न्यूट्रिशन में काम करेंगे है ना, वहां का फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वाटर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स है जिसके लिए वहां पर काम करेंगे। फर्दर गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमने देखा था कि इसको लॉन्च किया गया था स्पेसिफिकली 25 दिसंबर 2019 को। किस चीज के लिए, स्टेट्स है ना, इनके बीच में। तो ये ओवरऑल ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म टूल रहेगा स्टेट्स को कि कैसे गवर्नेंस के उनको जो बेसिकली स्टेटस कैसा है, वो स्टेप्स क्या ले रहे हैं, इंटरवेंशंस क्या ले रहे हैं, और उनका बेनिफिट क्या है, उस चीज को देखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वांटिफाइबल डाटा मिलेगा जिससे हम क्या देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं स्टेट्स को, टेरिटरीज को, ताकि है ना उनके लिए पॉसिबल जो सूटेबल स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकते हैं। तो यस, ये भी गुड गवर्नेंस के लिए एक है ना पॉजिटिव हमारा स्टेप है। फर्दर है ना, गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको दिक्कतें क्या क्या आ रही है, अगर हम बात करें like, क्या इश्यूज है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। पॉलिटिक्स पहले क्या था, क्रिमिनल्स का पॉलिटिशियंस यूज करते थे, ठीक है, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। कास्ट बेसिस पे, क्रीड बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ को डरा धमका रहे हैं, इलेक्शन वोट्स इकट्ठे कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये क्रिमिनलाइजेशन जैसे हम देखते हैं, तो ये एक टाइम बाद क्रिमिनल हुआ क्या, एक बंदा जीतता था तो दूसरे के क्रिमिनल पकड़वा देता था है ना, दूसरा जीतता था तो पहले के क्रिमिनल पकड़वा देता था। क्रिमिनल्स को पता था अपनी सरकार आएगी तो अपनी चलेगी, नहीं आएगी तो अपन जेल में। ठीक है। तो फिर उनको क्या समझ, तब तक इलेक्शन भी उनको लड़ना आ ही गया था, सारे काम तो उन्होंने ही करे थे अपने भाई जी के, तो फाइनली उनको क्या लगा, खुद भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, क्रिमिनल्स ही खड़े होने लग गए। ठीक है। और बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो रही है। क्यों, एक तो इसमें भी होते हैं 14 दिन की ज्यूरी सर्विस बच जाते हैं। जैसे मान लो सेशन शुरू होना है, उससे 14 दिन पहले तक है ना, अब कोई नहीं पूछ सकता उससे, बाद में भी कोई नहीं पूछ सकता है, तो इस वजह से चेक नहीं है। क्यों क्रिमिनलाइजेशन हुई, क्रिमिनल्स क्यों घुस रहे हैं, क्योंकि आपको ज्यूरी सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, जब जिस टाइम पे सेशन चल रहा है उस टाइम पे आपको कोर्ट नहीं बुला सकता। दूसरा क्या, जैसे केस लग जाते हैं ना, केस लगने के बाद फिर ऐसा होता है उसकी डेट आएगी, अब बंदा अगर सेशन में बैठा हुआ है तो फिर अगली डेट कब आएगी, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड बड़ा हो जाता है। फिर कई बार ये भी हो रहा था कि जैसे मान लीजिए केस लगा, केस लगने के बाद अब वहां पर उसको मिल गई कन्विक्शन, मतलब वो कन्विक्ट हो गया, बट तब तक वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट में जब जाते थे तो फिर हाई कोर्ट उसमें स्टे लगा देता था, तो लोअर कोर्ट ने बोल दिया हाँ हाँ क्राइम किया है, तो फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, अब हाई कोर्ट फिर अपना टाइम लेगा, तब तक स्टे लग गया, तब तक फिर कर सकते थे। अब इन चीजों में देखो कुछ चीजों में चेक भी आया है। अब ऐसा है कि देखो क्रिमिनल फिर अब चेंज हो गया कि अब जैसे क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल केसेस में नहीं आपको मिलती प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी सिविल में मिलती है। ठीक है। और उसमें भी अभी है कि अगर एक बार कन्विक्ट हो गया तो उस टाइम पर जाएगी पोस्ट। ठीक है। उसके बाद दूसरी बार अगर वहां पर, क्योंकि वो चीज हो रही है ना, अगर कन्विक्शन हो गया तो एटलीस्ट उनको वहां से उनको लॉ मेकिंग की उसमें पोस्ट पे नहीं रखा जाए।
तो ये सारे थीम्स हैं जिस पर डिस्कशन होता रहता है। और हाँ देखो फिर भी क्रिमिनलाइजेशन है, लोग इलेक्शन, वो ऐसे नहीं होता कि जेल में बंदा होता है, जेल में वोट नहीं कर पाता, बट हाँ खड़ा हो सकता है इलेक्शन, राजा भैया वगैरह नाम लोगों को जग जाहिर पता है, गुंडे, और वो लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिमिनलाइजेशन जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 43% मेंबर्स जो आपके पार्लियामेंट के लोकसभा के, ये क्रिमिनल चार्जेस इनको फेस कर रहे हैं। 26% यहाँ पर एक इंक्रीज है कंपेयर टू 2014, ठीक है। जो क्रिमिनलाइजेशन है हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस की, हम क्या देख रहे हैं, अनहोली नेक्सस है, सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स और आपके क्रिमिनल्स, इनके बीच में हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है, बोल क्या रहे, क्योंकि यार अगर कोई क्रिमिनल है लॉ मेकिंग में, वो क्यों ऐसी लॉ स्ट्रांग बनने देगा, बस ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। एक बार लॉ मेकिंग हो रही थी, इवन जैसे लालू जी नहीं बोल रहे थे, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है लोकपाल को, अरे फांसी का फंदा है, खुद पास करोगे बाद में खुद ही फंस जाओगे, ठीक है। चलो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होती है ना, पार्लियामेंट में आप जाओ कुछ भी बोल सकते हो, आपको डर नहीं होना चाहिए, बट ये चीज कह रहा हूँ, यस कभी कभी क्रिमिनलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्लास है, ये रिस्पेक्ट लूज कर रही है इसकी वजह से, तो हमको क्या सेक्शन 8 ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है ना, किसी पे भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, हाइनेस किसी भी क्रिमिनल चार्जेस होंगे, उस इंडिविजुअल को, है ना, ग्रेव चार्जेस कोई कह रहा है अगर पेंडिंग है तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। अभी ये रिफॉर्म्स की डिमांड है, ये स्वाभाविक है ना। 40 डेज है, 14 नहीं 40 दिन है ना, ये हाउस के पहले और बाद में, है ना, 40 दिन तक जूरी सर्विस, तो ये बेनिफिट है कहीं ना कहीं। इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ना, इस वजह से हमारी डेमोक्रेसी एक बैकफुट पे आ जाती है। करप्शन, ठीक है, करप्शन एक मेजर ऑब्स्टेकल है अगर हम देखें गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। जैसे ग्रीड है लोगों की, है ना, काम कोई भी करना है वहां पर थोड़ा सा एक बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि पैसा दो तो काम हो जाएगा, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नेंस एक बैकफुट पे आ जाता है ना। एक कर्ज की तरह है जिसको ठीक करना है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। जैसे ये है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या कहता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है, तो 78 से 80 हम 2 रैंक स्लिप्स कर चुके हैं, ये 2 रैंक हम नीचे जा चुके हैं। तो करप्शन मतलब बेसिकली प्रेवलेंट है, और हाँ ये भी हमारे गवर्नेंस के लिए एक ब्लॉट है, डेमोक्रेसी के ऊपर ये एक ब्लॉट है। अभी ये कई इश्यूज ऐसे भी होते हैं, जैसे हम करप्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, एक ये भी है, जैसे इंडिया में क्या इशू है, जैसे मान लो कोई करप्शन देता है पैसा, वो भी एक क्राइम है। तो कई बार ये भी बोला जाता है कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, पैसा देना, ताकि बंदा वो बाद में कंप्लेंट कर सके। हमारे क्या होता है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट भी नहीं करते। आपने मान लो पैसा दिया, अगर आप पैसा दे रहे हो, पैसा देना भी एक क्राइम है। सबसे पहले तो पुलिस, आप बोलोगे उसने मेरे से पैसा मांगा था, बोले ठीक है, तूने दिया, बोले हाँ, पहले तो आपको पकड़ेगी, तेने पैसा क्यों दिया, ठीक है, फिर वो हो जाता है ना। तो कई कंट्रीज में ऐसा कि आप ब्राइब देने के बाद आप कर सकते हो मतलब कंप्लेंट, बट इसमें इशू ये भी है ना, आप इस चीज को समझो कि कोई फिर जबरदस्ती पैसा दे और बाद में फिर उसकी कंप्लेंट कर दे, है ना, तो वो भी इशू हो सकता है ना फंसाने वाला। पहले जबरदस्ती कितनी, भाई जी ले लो ले लो ले लो, और ले ली तो फिर भाई जी को लटका दिया, तो ऐसा हो सकता है ना। हाँ, जेंडर डिस्पैरिटी अगर आप देखो, है ना, जो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड। तो ऐसे इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई विद 1 विंग, की 2 विंग है, मेल फीमेल दोनों, अगर आपकी विंग्स अच्छे से काम करेंगे तो ही हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी एक मेजर इशू है, इसकी वजह से गवर्नेंस में भी इशू आ रहा है। हम बात भी करते हैं कि विमेन है, 50% विमेन है, डेमोक्रेसी में आनी चाहिए, अगर ये आएगी तो डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। हम देखते हैं ना, अभी भी पंचायती राज में आ तो रहा है, 33% रिजर्वेशन है, बट अभी भी हमारे ये पार्लियामेंट्स में नहीं है, ठीक है, इसकी डिमांड हो रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर यस एम्पावरमेंट होती है विमेन की, क्योंकि जो विमेन इश्यूज है, अगर विमेन पॉलिटिक्स में आती है, विमेन गवर्नेंस में आती है, तो ऑटोमेटिकली देश में जेंडर सेंसिटिव इश्यूज ज्यादा उठ जाते हैं, ठीक है। फिर वायलेंस अगर हम देखेंगे, बहुत जगह पर, है ना, वायलेंस का प्रयोग होता है, तो ये एक इलीगल फोर्सेस, जैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, बट अगर इसको हम इस इश्यू से देखें, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, कि जैसे वायलेंस वगैरह हो रही है, तो कहीं ना कहीं
एक इनटॉलरेंस हो रही है सोसाइटी में, लोग परेशान। अब जैसे नौकरियां होती है, तो मतलब जिसके पेरेंट्स नौकरी में, कभी वो गए ऐसे फालतू लड़ाइयां करने, वायलेंस में कुछ तोड़ने, दंगा करने? क्यों? नौकरी चली जाएगी भाई। आप समझ रहे हो? फालतू पॉलिटिकल उसमें भी नहीं जाते, रैलीज वगैरह में नहीं जा सकते जो सरकारी वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना? तो आप उस चीज को समझो। अगर आप इसको ओवरऑल देखो, एक गवर्नेंस के इश्यूज भी है, आपकी पुलिसिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, तो पुलिसिंग इश्यूज भी होंगे। तो जैसे वायलेंस बढ़ रहे हैं, और आप देखो आजकल ये इंसिडेंट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हमने एक रिफॉर्म करा, कोई भी फार्म लॉज है जैसे, कितनी वायलेंस हुई उसके पीछे। मैं ही नहीं कह रहा, देखो होना तो, आप अपोजिशन होनी चाहिए, बट वायलेंस एक क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है, फिर वो गवर्नेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर वायलेंस हो रही है किसी चीज के लिए। बाकी जैसे जस्टिस में डिले है ना, सिटीजन के पास राइट है कि टाइमली जस्टिस मिलना चाहिए उसको, लेकिन अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पर ना कॉमन मैन है, उसको टाइमली जस्टिस नहीं मिल रहा होता है, ये एक इशू है, ठीक है। फर्दर हमें बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सेंट्रलाइजेशन, ये भी हो रही है। अगर क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि पंचायती राज को मतलब तक जाए, है ना, उनको, बट इश्यूज क्या आते हैं, जैसे इवन दो 73rd 74th अमेंडमेंट से पंचायती राज आ चुका है, फिर भी हम क्या बात करते हैं, फंड फंक्शन फंक्शनरी, ठीक है, पैसा नहीं है, फंक्शन नहीं है, फंक्शनरी नहीं है अलग से काम करने को, इश्यूज है, ठीक है ना, ना पैसा है ना काम करने के लिए लोग, अलग से कैडर नहीं है। तो इवन दो हम कर तो रहे हैं सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बट वो नहीं हो रही है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है, ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ में रखना चाह रही है। जैसे जीएसटी, जीएसटी में अलग से प्रोविजन ही नहीं है पंचायत के लिए, सेंटर और स्टेट के बीच तो पैसा डिवाइड हो गया, बट वो स्टेट के हाथ में आ गया ना पैसा। अब जो चुंगी वगैरह छोटे मोटे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, वो सब जीएसटी में कर दिए सबस्यूम, और उसका पैसा अब स्टेट के हाथ में है, तो स्टेट सेंट्रलाइज हो गया ना, पावर उनके हाथ में आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग जो है, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट ये लैग कर रही है। आप इंडिया में देखो, है ना, अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविजंस तो है, बट क्या सच में हो रहा है? जो स्कीम्स हैं, इवन दो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, बट उन स्कीम्स में भी अपने आप में इशू है। कैसा? जैसे अब दलित की बात करते हैं, ठीक है, दलित का महादलित बन रहा है ना, अब इसके आगे महा हो गया है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वेल्थ की, वो कुछ ही लोगों में हो रही है, वेलफेयर था वो कुछ ही लोगों ने ले लिया, सब लोगों को नहीं मिला। तो हम क्या बात करें, क्या गवर्नेंस की इश्यूज है, माइनॉरिटीज है, वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं एजुकेशन की, बट जो सोसाइटी में इश्यूज हैं, उस वजह से ओवरऑल वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इफेक्टिव फंक्शनिंग अगर गवर्नेंस की रहेगी, है ना, हर एक सिटीजन है, इसकी इंक्लूजन जरूरी है। अगर हम देखिए कि ओवरऑल, है ना, अगर सिटीजन इंक्लूड होते हैं, ओवरऑल अगर इसके अंडरस्टैंडिंग हम लेने की कोशिश करें ना, कि गवर्नेंस है और गुड गवर्नेंस है, एक हमने क्या एस्पेक्ट देखा, इसके चैलेंजेस देखे, इश्यूज देखे, है ना, एक तरफ हमने क्या देखा कि है क्या गुड गवर्नेंस और गवर्नमेंट क्या कर रही है। बस इसमें वही रहेगा यार, कि अगर हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है गवर्नेंस, क्या होना चाहिए, वो जो बेसिक एस्पेक्ट्स है गुड गवर्नेंस के, उसमें इंक्लूजन लोगों का, ठीक है, अगर पार्टिसिपेटिवनेस हो, अगर हम लोग आगे आएंगे, हम गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इस चीज पे वर्क करवाएं, ठीक है। इशू कहाँ आ रहा है, अभी भी सोशल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमी एंड गवर्नेंस वर्क्स ऑन द बेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी जनता तो है ही ना यार। इशू क्या हो रहा है अभी, है ना, अभी हम लोग बायस से फुलफिल्ड है, बायस, प्रेजुडिस। तो तीन बात होली ना, हमने एक बोला इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक बोला हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल कब हुआ था? जब हम आजाद हुए थे, जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गए हैं। फिर 1991 में जो बचा कुचा इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिक्कत थी, वो भी हो चुके हैं। बट क्या कहीं सोशल रिफॉर्म हुआ? आजादी से पहले तो थे सोशल रिफॉर्मर्स, हम मान के चलते हैं, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, उससे पहले ना राजा राम मोहन रॉय जी है, लगे हुए थे। बट क्या एक कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है कुछ सोशल रिफॉर्म्स के लिए? किसका काम था? गवर्नमेंट का होना चाहिए। दिक्कत वहां है। तो अगर वो सोशल रिफॉर्म का बेस ही नहीं हो पा रहा है, तो जो बाकी चीजें हैं फिर वो नहीं होंगी।
ठीक है ना। अगर सोशल रिफॉर्म होता है तो आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमी, जैसे ये एक्चुअली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हमारे सोशल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं तो जो आप ये पॉलिटिकल रिफॉर्म कर रहे हो, जो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे हो, वो नहीं फुलफिल हो पाएंगे। और देखो क्या हुआ हमारे देश में, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, क्या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है? कुछ लोगों के हाथ में चला गया सारा पैसा है ये। हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, है ना। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी है? इलेक्शन है? होते इलेक्शन होते तो है, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्या होते हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। धर्म के नाम पे लोगों को कर रहे हैं, कास्ट के नाम पे कर रहे हैं, है ना। प्लेस का, रिलीजन, सारी चीजें हैं वो। तभी हम कह रहे हैं कि अगर हमने मूव करना है, क्या जरूरत है? जैसे गांधी जी बोलते हैं अंत्योदय, है ना। अंत्योदय जो लास्ट में भी खड़ा है इंडिविजुअल, उस तक वेलफेयर पहुंचना चाहिए। अगर इस पर्सपेक्टिव से हम चलेंगे तो ही गवर्नेंस ना गुड गवर्नेंस हो सकती है। तो गवर्नेंस को काम करना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास है ना। जैसे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, उस पे गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहां पर थीम क्या था जिस पे बात हो रही है? देखो थीम ये कहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज एट क्रॉस रोड, नीड फॉर गुड गवर्नेंस। अभी ये क्या बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी है वो क्रॉस रोड पे है। डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान की, वो एक चौराहे पे है, ठीक है, एक चौराहा है, और यहां पर इसको गुड गवर्नेंस की जरूरत है। तो ये है। तो पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम इस चौराहे को क्या मान के चल रहे हैं, मतलब हमारी डेमोक्रेसी कहाँ खड़ी है, ठीक है। और दूसरी बात, उसके लिए गुड गवर्नेंस उसका कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब हम बात करें कि इंडियन डेमोक्रेसी क्रॉस रोड्स पे है, तो कहाँ है, क्या इश्यूज हैं, है ना। ये आपके ऊपर है, आपको क्या दिख रहे हैं, है ना। देखो दोनों तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन तो ये हो सकता है चौराहे पे खड़े हैं कि अभी हमको समझ नहीं आ रहा है किधर को जाना है, ठीक है, हमारे पास 3 तरह की अपॉर्चुनिटी, 4 तरह की अपॉर्चुनिटीज है ना। उस तरह से भी कर सकते हैं। देखो 2 तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना। एक तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे इश्यूज है, हम क्या बात करें, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स की हो रही है, या फिर फॉर दैट मैटर कि करप्शन बहुत ज्यादा है, या फिर जेंडर डिस्पैरिटी है, या वायलेंस बढ़ रही है, मार्जिनलाइजेशन हो रही है लोगों की, ठीक है। तो एक हम जो ये इंटरप्रिटेशन है, एक इंटरप्रिटेशन हाँ ऐसे भी हो सकते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी क्रॉस रोड्स पे है, ठीक है, कि इश्यूज ये फेस कर रहे हैं, है ना, और वहां पर आपको सोल्यूशन चाहिए, है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज है। ये तो यार इंटरप्रिटेशन पे ना, मैं ये भी नहीं बोल सकता, कोई बंदा बोले उसको समझ ये आया कि इंडियन डेमोक्रेसी चौराहे पे खड़ी है, मतलब अब इंडियन डेमोक्रेसी के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जिस पे वो काम कर सकती है, और है ना, वो अपॉर्चुनिटीज है, अलग अलग डायरेक्शंस है, और गुड गवर्नेंस की यहाँ पर जरूरत है। बस एक ये रहता है ना, इस टाइम पर ना वो जो नीड फॉर गुड गवर्नेंस है, इसको जोड़ना थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव हो जाए। क्योंकि इन जनरल अगर आप पढ़ो तो हम क्या बात कर रहे हैं कि उसके लिए इंडियन डेमोक्रेसी एक क्रॉस रोड पे है, जिसके लिए फुलफिल करने के लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत है। तो अगर ये कैसा क्रॉस रोड होगा जिसके लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत है, तो यस, इसमें एक नेगेटिव कॉनोटेशन है अगर आप थीम में देखो। तो हाँ उस टाइम पर आप ये जो क्रॉस रोड्स है इनको आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे हम बात करें ना, पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, ये आप बताओ ना, आप डिफाइन करो कि कौन से क्रॉस रोड्स पे है। पॉलिसी पैरालिसिस चला हुआ है अलग अलग, है ना, थीम्स में कि नहीं प्रॉपर से चल रहा है। जैसे डिसीजन मेकिंग है, हमारी डिसीजन मेकिंग रिस्ट्रिक्ट हो रही है, फॉरेन फॉरेन इंपैक्ट हो रहा है डिसीजन मेकिंग में। आइडियली डिसीजन मेकिंग किसको करनी चाहिए? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अभी डिसीजन मेकिंग में किसका इंपैक्ट आ रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, है ना, एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो हमको इम्पैक्ट कर रहे हो, किसी का हम ग्रुपिंग के बन गए मेंबर, और वो ग्रुपिंग हमको नहीं करने दे रही। हमारे डेमोक्रेसी में जो होता है ना कि डिसीजन मेकिंग हम खुद करेंगे, वी आर अ सॉवरीन, है ना, उस चीज पे
बट यही रहेगा कि देखो जो चैलेंज, इस तरह से क्या होता है हम सोच सकते हैं चैलेंजेस के बारे में, बट फिर इशू क्या रहता है, आपको ऐसा चैलेंज लिखना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में तो मैं सोचने लग गया कि ये चैलेंज हो सकता है कि नहीं, ये चैलेंज हो सकता है नहीं। फिर दूसरी बात वही होती है कि गुड गवर्नेंस से वो चैलेंज फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हो, क्योंकि थीम ऐसा है ना। तो आइडियली अगर आप शुरू कर रहे हो, देखो यहां से भी आप सोचना शुरू कर सकते हो, जैसे मैं क्रॉस रोड क्या है, मैं अपने दिमाग में सोचना शुरू करूं और साथ में मैं गुड गवर्नेंस सोचना शुरू करूं। बट मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो गुड गवर्नेंस है, फिर ये उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो क्या डिसीजन मेकिंग मेरी जो कर्टेल हो रही है, क्या गुड गवर्नेंस इसका सोल्यूशन है? ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल उठा लिया जो मेरे को अभी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसकी जगह मैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रख देता हूं। समझ रहे हो, इनिशियली आदमी ऐसे सोचता है ना कि दोनों चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। इसको मतलब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, डिस्क्लोज करने में सारे एक्सपेंसेस को ना हम जिस चार्जेस लगे उनको डिस्क्लोज करो, यस करना पड़ता है बिल्कुल। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भी ये भर के देते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन, एक तो गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। इवन कितना पैसा खर्चा अगर ये भी ना बताए, इस बेसिस पे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यस क्या उससे गुड गवर्नेंस आ रही है? ठीक है, और कैसे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस अगर आप देखो, या फिर एक देखो ना कि एक जैसे स्टेट है, स्टेट का जो रोल है, क्या रोल चेंज हो रहा है कंप्यूटर वगैरह के आने से, है ना। एक स्टेट का काम चेंज हो रहा है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट हो रहा है, वहां पर गुड गवर्नेंस कैसे हेल्प कर सकती है? ठीक है, लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे लाई जा सकती है डिसीजन मेकिंग के अंदर? ठीक है ना। तो वही कि आपने क्या ध्यान रखना है, वही ना, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों तरफ से शुरू किया जा सकता है। ज्यादा आसान अभी जैसे आप करने लोगे आपको समझ आएगा कि आप गुड गवर्नेंस कि बेसिकली गुड गवर्नेंस को अगर मैं समझ लूं कि ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है ना, उन कंपोनेंट से मैं इस डेमोक्रेसी का, जैसे मान लो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, तो ये जो एस्पेक्ट्स है, अब इससे मैं सरकार का क्या ठीक कर सकता हूँ डेमोक्रेसी का इशू। अब मान लो जैसे डीले हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, करप्शन हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, ये डीले में कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म एक रीजन है। ठीक है, तो बस मैंने एक ऐसा लॉजिक ढूंढना है और उस लॉजिक में एग्जाम्पल लगाने हैं। अब मैंने बोला डीले हो रहा है, रेड टेपिज्म हो रहा है, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है इस रेड टेपिज्म को कम करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक है ना, पहले इस बात को बताने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मानो करप्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम पहले चले जाएंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स आया है, वो कहती है कि करप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक इशू है हमारी गवर्नेंस का, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी ग्रो नहीं कर पा रही है। और फिर गुड गवर्नेंस से कैसे इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, एक पंगा उसका सोल्यूशन, फिर दूसरा थीम उठाओ, ठीक है, उसका सोल्यूशन दो। हाँ, जब हम शुरू कर रहे होंगे, शुरू करते हुए हम डेमोक्रेसी से शुरू कर सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व करी है। ठीक है, और साथ में कुछ गुड, जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा थोड़ा सा गुड गवर्नेंस भी जोड़ देना उसमें कि कैसे डेमोक्रेसी हमारी इसलिए थ्राइव करेगी। ऑलरेडी हमारी डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे थीम्स थे पहले, जैसे हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी, जैसे कि एग्जांपल की कब से शुरू हो रही है ना, हिमाचल प्रदेश में मलाना कब से है, उससे पहले जब ऐसा कहा जाता है कि शैशवावस्था में जब आपका रोमन एम्पायर था, उस टाइम पर भी हमारे यहाँ पर इवॉल्व, हड़प्पा देखो, है ना, प्रॉपरली हम इवॉल्व हुए हुए थे, हमारे यहाँ पर सिविलाइजेशन इवॉल्व थी, रूल ऑफ लॉ फॉलो होता था, डेमोक्रेसी पहले से थी, जनापदा का सिस्टम। ठीक है, और फिर वहां पर भी गवर्नेंस चल रही थी, कैसे गुड गवर्नेंस उस टाइम पर हो रही थी, क्योंकि देखो ना इंट्रोडक्शन में ही मेरे को एटलीस्ट डेमोक्रेसी, क्रॉस रोड और गुड गवर्नेंस, तीन थीम्स जोड़ने चाहिए। फिर हाँ, एक एक एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं और उसको फुलफिल करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। और हाँ, दोनों साइड से, वो तो आप देख ही रहे हो ना कि जैसे अगर मैं यहां से शुरू करता हूँ सोचना,
फिर मेरे कुछ एक निगेट हो जाएंगे गुड गवर्नेंस की वजह से, वो मैं नहीं लिख पाऊँ। उस तरीके से भी करना है, वो सोचने की प्रोसेस है, करते हैं तो ना, एग्जाम्पल्स जुड़ते रहते हैं। और फाइनली कंक्लूजन में क्या करना है ना, कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी थ्राइव कर सकती है। और देखो, नहीं तो कंक्लूजन में इस चीज को आप लिख सकते हो, जैसे कि इंडिया एक क्रॉस रोड पे है और गुड गवर्नेंस के लिए अब आप इनिशिएटिव बताओ ना, नीति आयोग के, जैसे हमने जितने भी गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव की बात करी, कि नीति आयोग काम कर रहा है, ठीक है ना, आजकल ई गवर्नेंस आ रही है, इन सब चीजों से गुड गवर्नेंस आ पा रही है। इस वजह से ये जो क्रॉस रोड है जहां पर गवर्नमेंट आज खड़ी है, इससे एक सही पाथ पे हम जा सकते हैं डेवलपमेंट की, है ना। और ये अपॉर्चुनिटी है कि गुड गवर्नेंस को यूज करके हम अपनी डेमोक्रेसी को इस क्रॉस रोड से एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और जैसे एग्जांपल बता दो, डार पीजी है, काम कर रही है, ठीक है, ऑनलाइन है, सुगम के एग्जांपल हिमाचल में कितने, है ना, गुड गवर्नेंस के बेसिस पर काम हो रहे हैं। कोई भी एक सक्सेस स्टोरी डाल दो फाइनली और कर दो काम, ठीक है ना, ये चीज रही।